आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें हम लोग कि इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी, इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी, तो ये जो मैग्नेटिक फेनोमेना है, जो मैग्नेटिक फेनोमेना है, फेनोमेना है, वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था इन एन आयरन रॉड, आयरन रॉड, टर्की के एक छोटे से जगह में, इन एन आयरन ओर, या आयरन ओर बोल सकते ज्यादा बेहतर रहेगा, आयरन ओर फाउंड इन, फाउंड इन अ टाउन ऑफ, टाउन ऑफ टर्की नेम्ड मैग्नीशिया, नेम्ड मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है मूविंग चार्ज या मैग्नेटिज्म का जो फेनोमेना है वो सबसे पहले टर्की के एक जगह पे जिसका नाम था मैग्नीशिया, वहां पर देखा गया। और इस जगह का नाम के कारण ही, इस जगह के नाम के कारण ही इस ओर का नाम, ओर वाज नेम्ड एज मैग्नेटिक। ठीक है, तो उस जगह के नाम के कारण ही इस ओर का नाम दिया गया था मैग्नेटिक। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था, ये जो मैग्नेटिक ओर था, इसके पास एक खास प्रॉपर्टी थी। दिस मैग्नेटिक ओर हैज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट सम स्पेसिफिक मेटल। ये जो मैग्नेटिक ओर था, इसके पास एक खास तरह की शक्ति थी, एक खास तरह की प्रॉपर्टी थी, जिसमें ये कुछ स्पेसिफिक मेटल को ही अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इस टाइप के मेटल जो इस ओर की तरफ अट्रैक्टेड थे, नाम दिया गया मैग्नेटिक मेटल। मैग्नेटिक मेटल। ठीक है, यह इसका नाम दिया गया मैग्नेटिक मेटल। ये मेटल कौन कौन से थे? ये थे कोबाल्ट, निकल, आयरन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया बेटा? चैट बॉक्स में लिख दो। देखो बेटा, अगला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है ना? तो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या करता है? कुछ ऐसा हुआ कि ऑरेस्टेड कुछ एक दूसरे एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, और उसी समय उस सेटअप के पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था, मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। तो उनके पास सेटअप था, सेटअप में कुछ रेसिस्टेंस वगैरह थे। ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग बना रखे हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन जिसमें करंट के लिए सर्किट है, वोल्टेज है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है। तो उन्होंने देखा कि यहां से जब करंट जा रहा है ना, तो उन्होंने सडनली इस बात को नोटिस किया कि यहां से जब करंट जा रहा है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट कर रहा अपने पास से, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर रहा। उन्होंने बोला ये कैसे हुआ अचानक? और मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई मैग्नेटिक फोर्स है, तभी वो नीडल डिफ्लेक्ट करा था। तो उन्होंने बोला कुछ तो दिक्कत है। फिर उन्होंने बोला अच्छा, हम लोग और समझते हैं इसको। तो इस बार उन्होंने क्या करा, जो बैटरी है उसमें करंट की डायरेक्शन ही बदल दी, है ना? बैटरी को चेंज किया, मतलब बैटरी का पोलैरिटी को चेंज किया, और करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में बदल दी। तो सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया।
जैसे ही सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, उन्होंने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन अब अपोजिट जगह डायरेक्शन में होने लगा। तब उन्होंने रियलाइज किया, अच्छा ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वायर से जो करंट जा रहा है वो शायद कुछ एक सेम टाइप का फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। तो यहां से जो बेसिक इवोल्यूशन आप बोल सकते हैं या बेसिक डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये अराइज होना स्टार्ट हुआ। समझ में आई ये बात? चलिए, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऑरस्टेड ऑब्जर्व दैट, ऑरस्टेड observes that a current carrying wire, a current carrying wire, or instead observe that a current carrying wire produces magnetic field, produces a magnetic field, magnetic field in its surrounding, in its surrounding, produces magnetic field in its surrounding। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, as soon as the current is switched on, as soon as the current is switched on, as soon as the current is switched on, the magnetic needle, the magnetic needle gets deflected, gets deflected. The magnetic needle gets deflected. Next, if we reverse, third point, if we reverse, if we reverse the direction of current, if we reverse the direction of current, if we reverse the direction of current, the needle deflect in, the needle deflects in opposite direction. The needle deflects in opposite direction. That is, अब इन्होंने कंक्लूजन निकाला, that is, as the direction, as the direction of current, as the direction of current changes, as the direction of current changes, the direction of magnetic field produced also changes. The direction of magnetic field produced also changes, also changes। ठीक है, तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि हाँ भाई साहब, अगर आप मैग्नेटिक नीडल को किसी भी सर्किट के पास रखते हैं और सर्किट से करंट प्रोड्यूस हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है, तो जो नीडल है वो अपना ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अगर आपने बैटरी का डायरेक्शन या पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने उन्हें उससे क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं, अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं तो जो नीडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से उन्होंने बोला, क्या बोला लास्ट लाइन, उन्होंने यहां से बोला दैट इज करंट कैरिंग वायर, करंट
carrying current carrying wire produces a magnetic field in its surrounding, a magnetic field in its surrounding. ठीक है, that is current carrying wire produces magnetic field in its surrounding. समझ में आया? देखो बेटा, ऑरस्टेड के लॉ ने क्या बोला था उस बात को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपना एक लॉ बताया। उन्होंने बोला कि मान लो अगर यहां पर कोई करंट कैरिंग वायर है और करंट मान लो इधर आ रहा, करंट मान लो इधर आ रहा है ना, इस डायरेक्शन से करंट आ रहा, यहां पे कोई चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज है, चार्ज यहां पर रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। पहले देखा गया अगर चार्ज रुका हुआ है तो ये देखा गया किस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर चार्ज रुका हुआ है और करंट यहां से प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये चार्ज वहीं पे रुका हुआ है। बट इस चार्ज को सेकंड स्टेप में क्या किया गया कि इस चार्ज को थोड़ी सी वेलोसिटी दे दी गई। तो ये चार्ज को जैसे ही आपने थोड़ा सा वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी दिया, तो अगर करंट नहीं था, मान लो वहां पे करंट नहीं था, तो ये देखा गया कि ये सीधा सीधा चला गया। बट करंट था और चार्ज को वेलोसिटी दिया गया तो ये कुछ इस डायरेक्शन में टर्न हो गया। तो अपने को पता है अगर इसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करा है मतलब कोई फोर्स लग रहा होगा और अंदर के तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इस फोर्स को ही हम लोग बाद में नाम दे देंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, देखो अब इन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशन था उससे क्या बोला। ऑरस्टेड ऑब्जर्व्स दैट, ऑरस्टेड ऑरस्टेड observes that there is no force, there is no force observed when a charge when a charge when a charge is kept is kept near near to a current carrying wire, current carrying wire, wire। ठीक है, तो ये देखा गया कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज जो है वो रुका हुआ ही रह गया अगर अगर आप इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 दिए थे, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इस पे अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन से बताया when the charge is given some velocity, when the charge is given some velocity, when the charge is given some velocity, then the charge gets then the charge gets deflected gets deflected then the charge gets deflected. hence hence there's hence there should be some force, or there must be some force, hence there's
should be or must be some force other than the electrostatic force, other than the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका कहने का क्या मतलब था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो बेटा, चार्ज है, चार्ज है, और वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये चार्ज मूव करने लगता पहले केस में ही। बट पहले केस में चार्ज तो रुका हुआ था। इसका मतलब क्या था? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, या देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फील्ड। बट जैसे ही चार्ज को आपने मोशन दिया, मोशन दिया, अपने को क्या दिखा कि वो टर्न कर गया। इसका मतलब है क्या? कि वहां पर कोई एक दूसरा फोर्स है अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये है नहीं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो रुके हुए चार्ज पर भी फोर्स लगता। ठीक है, तो बाद में ये चीज पता चली, लेटर इट वाज फाउंड दैट, लेटर इट वाज इट वाज फाउंड दैट later it was found that this force is same as this force is same as force experienced by a magnet। तो बाद में ये पता चला ये वही फोर्स है या उसी टाइप का फोर्स है जैसा कि मैग्नेट में फोर्स लगता है, इसलिए इसका नाम दिया गया बाद में मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, देखो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से? दैट इज a moving charge, that is a moving charge, a moving charge is a source of, a moving charge is a source of magnetic field, moving charge is a source of magnetic field। और यहां से हम लोग कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकें, कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकें। एंड द कंक्लूजन वाज, पहला, a current carrying a current carrying wire or a moving charge, a moving charge, a moving charge creates a magnetic field, creates a magnetic field, magnetic field in surrounding, in its surrounding, in its surrounding space। ठीक है, in surrounding space, in addition to, in addition to electric field, in addition to, ये कई बार लोग भूल जाते हैं, इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है अगर वो मोशन में हो तब। नेक्स्ट पॉइंट इज, द मैग्नेटिक फील्ड exert, the magnetic field exert, the magnetic field exerts a force on any other, a force on any other moving charge, any other moving charge, any other moving charge or current, or current that is present in the field, that is present,
that is present in that field। ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूजन क्या क्या निकाले, दो कंक्लूजन निकाले। क्या क्या निकाले थे कंक्लूजन? एक करंट कैरिंग वायर हो और या तो मूविंग चार्ज हो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये जो फील्ड है ये एडिशनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्टेड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जर्ट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जर्ट करता है फोर्स। किस पे फोर्स एग्जर्ट करता है? ऑन एनी अदर मूविंग चार्ज और करंट प्रेजेंट इन दैट फील्ड। इसका मतलब क्या है बेटा? और इस मतलब को हम लोग अगर समझें तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर अगर ये चार्ज के अलावा मान लो एक एक करंट कैरिंग वायर ही रखा होता तो क्या होता? इस करंट कैरिंग वायर के कारण एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता। और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कौन कर सकता है? आइदर जो चार्ज की मूविंग में हो या फिर वहां से करंट कैरिंग वायर होता है ना। तो उसमें भी इफेक्ट दिखता फोर्स का। कौन सा इफेक्ट है, क्या है इफेक्ट है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। अगला हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आया उसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे बेटा? बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जब हम लोग बोलेंगे तो इसका क्या क्या बताएंगे? मैग्नीट्यूड भी बताएंगे एंड डायरेक्शन भी बताएंगे। नेक्स्ट इज इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट टकला के बराबर है, टेस्ला। और एक टकला किसके बराबर है? एक टकला किसके बराबर है? यही है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो एक टकला किसके बराबर है? वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है ना। तो इसकी एक्चुअली में जो इसकी यूनिट होती है वो टकला होती है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों इसकी यूनिट होती है। अगर एसआई सिस्टम और सीजीएस यूनिट में देखा जाए तो इसकी ये जो यूनिट है अपने पास, टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट, ये है एसआई यूनिट। अगर इसकी सीजीएस यूनिट पे बात की जाए तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस, इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस। और दोनों के बीच में रिलेशन होता है 1 टकला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस के बराबर। तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। समझ में आया? नेक्स्ट इज फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज या जो चार्ज अपना है उस पे कितना फोर्स एक्ट होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मस्त से घूम रहा होगा। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इन मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये जो फोर्स है बेटा, ये जो फोर्स है देखा गया, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। इन सब से इन सब से एक्चुअली में ये भी देखा गया कि वो V एंड B के बीच के एंगल पे भी प्रोपोर्शनल था। तो यहां से लिखा गया फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B वेक्टर, Q V क्रॉस B। यानी कि फोर्स को क्या लिख सकते हैं आप? Q V B साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, वो किसे हम लोग दे सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स अपने पास कितना आया? Q V B साइन थीटा एन कैप के बराबर आया। अच्छा, अगर बेटा एक और बात है इसमें कि ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा दैट दैट विल बी परपेंडिकुलर टू टू बोथ वेलोसिटी एज वेल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। कहां से ये पता चलता है? क्योंकि एन कैप है और अपने को पता है राइट हैंड थंब रूल से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा अगर दोनों इन द प्लेन है तो। अच्छा, अगर कुछ कुछ बातें यहां से आप नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं
कि मान लो अगर ऐसा होता कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती, तो फोर्स कितना हो जाता, 0 हो जाता, है ना, फोर्स 0 हो जाता। अच्छा, अगर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मतलब क्या है, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आइदर आइदर पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल टू बी वेक्टर है, या वी क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ये कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री, या तो ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तब भी फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज, अपने को पता है जो फोर्स वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है, यानी फोर्स और वेलोसिटी का अगर डॉट ले, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये तो पावर के बराबर होता है। और डॉट का मतलब दोनों के बीच का क्या आ गया, एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा आया, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी जो पावर आएगा यहां पर वो 0 होगा। ठीक है, तो जो पावर आ रहा होगा वो 0 के बराबर होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको ज्यादा कुछ नहीं, जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है बस उसी रूल से ही इसका डायरेक्शन दिया जाता है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल बोला जाता है। देखो कैसे दिया जाता है फोर्स, ये हम लोग कैसे निकालते हैं फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं, v क्रॉस b के बराबर। और ये कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो v वेक्टर अपना इधर है, मान लो v वेक्टर इधर है ना, और b वेक्टर सपोज किधर रख दूं मैं, ऊपर की तरफ मान लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी हाथ की जो चार उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, आप उसे किधर रखते हैं, पहले वेक्टर की तरफ रखते हैं। तो ये अपने हाथ की चार उंगलियों को आपने किधर रखा, किधर रखा, पहले वाले वेक्टर पे, तो पहले वाले वेक्टर पे रखा। अब दूसरे की तरफ आप अपने हाथ को कर्ल करते हैं, तो अपने हाथ को आप कर्ल करेंगे, अपने हाथ को आप कर्ल करेंगे, तो ये इधर आएगा, है ना, तो V क्रॉस B हुआ। अब जो डायरेक्शन ऑफ थंब देगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ थंब देगा, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन। तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ, मतलब बोर्ड के बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा अपने को। इसका दूसरा रूल ये भी है कि पाम रूल, अब पाम रूल ये सेम राइट हैंड जो रूल है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है पाम रूल। इसमें क्या, आप अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि फर्स्ट 4 फिंगर्स पहले वाले वेक्टर्स पे हो, और जो आपका पाम हो, जो आपका पाम हो वो दूसरे वेक्टर को फेस करता रहे, मतलब आपकी हाथ की जो तलहटी हम लोग बोलते हैं या पाम बोलते हैं, वो कैसे फेस करता रहे, दूसरे वाले वेक्टर को फेस करता रहे। तो जो थंब है एक्सटेंडेड, वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ये वेक्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं कि पॉइंट पॉइंट द फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ऑफ राइट हैंड point the 4 fingers of right hand along the direction of वेलोसिटी वेक्टर। तो चार उंगलियों को हम लोग किधर रखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, विथ पाम विथ पाम फेसिंग विथ पाम फेसिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नाउ नाउ curl the fingers, curl the fingers towards B vector, towards B vector. The extended thumb,
the extended thumb will give the direction of will give the direction sorry this will give the direction of force will give the direction of force। ठीक है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है पाम रूल। तो पाम रूल को भी चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है, कई बार कर्ल करना डिफिकल्ट हो जाता है इसीलिए। तो पाम रूल में क्या है, वही सेम बात है कि पॉइंट पॉइंट द, ये क्या है पाम रूल है ना, पाम रूल पॉइंट द फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड four fingers of right hand along the direction of v vector, along the direction of v vector, palm facing palm facing b vector. Now the extended thumb will give the direction of force vector, will give the direction of force vector, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। सेकंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से भी बताया जाता है, बट वो उससे ज्यादा यूजफुल ये है। तो कई बार फ्लेमिंग लेफ्ट रूल भी आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल उससे भी बताया जाता है, बट उससे ज्यादा यूजफुल ये राइट हैंड रूल ही आ जाता है। ठीक है, ज्यादा यूजफुल ये है और आसान पड़ जाता है ये। अ चार्ज -4 a charge -4 microcoulomb has velocity vector as 2i minus 3j plus 4k into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, and magnetic field vector as 2i plus 5j minus 3k vector into 10 का पावर -2 टेस्ला, 10 का पावर -2 टेस्ला। Then find force vector on charge, force on charge। ठीक है, ट्राई करिए इसको। चलो देखो आराम से, अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड होता है और एक रिंग मेथड होता है। डिटर्मिनेंट मेथड थोड़ा आसानी से जल्दी निकल आता है। आइए, तो अगर यहां पर हम लोग देखें फोर्स इज इक्वल टू, तो क्यू तो अपने पास बाद में रखेंगे, पहले वी क्रॉस बी लिख लेते हैं। तो आई जे के, ठीक है। v की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 -3 4, और b की वैल्यू है अपने पास 2 5 -3। तो अगर इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं हम लोग तो रिजल्ट कैसा लिखेंगे, आई जैसे ही आई पे जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लेते हैं ये। तो किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, इन दोनों को, और इन दोनों को, इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई कितना हो गया, 9 -20, है ना, 4 है, सॉरी ये के वेक्टर होगा बेटा, है ना, ये के वेक्टर है इस क्वेश्चन में, ये के वेक्टर होना चाहिए तो ज्यादा होगा। चलो कोई बात नहीं, 4 ही रख कर लें, क्या दिक्कत है। तो 9 -20 आई क्या, ठीक है। दूसरा आया -j, तो -j जैसे ही आपने लिखा, -j जैसे ही आपने लिखा तो आप j पर क्या करें,
परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो कौन कौन सा जे पर जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट अभी बाकी रह गया, कौन कौन सा एलिमेंट अभी बाकी रह गया उसको जरा देख लें। तो जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये बाकी है, ये बाकी है एंड ये बाकी है, ये बाकी है। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, -6 -8, -6 -8 के बराबर प्लस के कैप। के कैप जैसे ही के कैप लिखा बेटा, आप फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, तो इस बार हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर। तो कौन कौन सा एलिमेंट बाकी रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया एंड ये रह गया। तो हम लोग इनको अगर लिखें तो कितना लिख सकते हैं, 10 माइनस और प्लस 6 लिख दे, है ना। चलो, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देख ले कितना आ जाएगा। ये आ जाता अपने पास -11 आई कैप, ये आ गया अपने पास -11 आई कैप। अच्छा, यहां पे भी माइनस था, यहां पर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ गया +14 जे कैप और फिर आ गया +16 के कैप। ठीक है, ये v क्रॉस b की वैल्यू है। अच्छा, अब ये भी वैल्यूज जरा ध्यान से रखना, तो इनको इनटू आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 था और 10⁻2 था। चलो, तो फाइनल फोर्स वेक्टर अगर हम लोग लिखें तो उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स में Q की वैल्यू अपने पास कितनी है, -4 इंटू माइक्रो है तो 10⁻6 हो जाएगा, यहां पे आया -11 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 16 के कैप इंटू 10⁻6 है इंटू 10⁻2 है। तो ये चला जाएगा, फाइनल आपका आंसर जो बाकी रह गया वही है। ठीक है, द नेक्स्ट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा रहेगा वही अपने को बताना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत प्रेम से इसको समझते हैं। पहला पहला थोड़ा ध्यान देना, याद करना बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, ये बहुत काम का है। फोर्स इज इक्वल टू था अपने पास QVB साइन थीटा था, है ना। और थीटा सब गेम खराब करने वाला अपने पास। तो पहला ही लिखते हैं हम लोग कि अगर केस वन कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए और 180 डिग्री हो जाए, है ना, 0 या 180 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा। अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है बेटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जरा सोचना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसी सेम डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को भी फेंका गया है। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी भी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया गया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्योंकि साइन 0 या साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 के बराबर, तो फोर्स लगेगा 0। मतलब ये सीधा 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 चले जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा मूव करेगा, अगर आप इस पे आप चाहो तो लिख सकते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल को, चलो लिख ही देते हैं, if charge particle, if charged particle, if charge particle is thrown parallel या एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, to magnetic field, then it does not experiences any magnetic force, any magnetic force। ठीक है, यानी फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, द पार्टिकल विल मूव, पार्टिकल विल
will move in straight line, move in straight line, आराम से वो स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा। केस टू की, केस टू, केस टू। अब केस टू में क्या है बेटा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आते हैं, तो उनको लिखना स्टार्ट करना। पहले मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहां पे मान लिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मान लो कि हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा। तो चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा, पहले तो ये बात होनी चाहिए कि चार्ज पार्टिकल को अगर आप थ्रो करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा वेलोसिटी v से, तो होगा क्या इस भाई साहब के पास, होगा क्या, या चलो इसको अंदर जरा फेंक देते हैं, है ना, इससे भी बेहतर है कि इसको अंदर में मोशन में डालते हैं। ठीक है, तो इसको मान लो मैंने यहां पर मोशन में डाला, इस चार्ज पार्टिकल को, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, इसको इधर मोशन में डाला, तो होगा क्या बेटा। ठीक है, पहले इमेजिन करो कि इस पे फोर्स कैसे लगेगा। फोर्स के लिए क्या बताया था बेटा, आइदर आप क्रॉस करें या पाम रूल करें। तो आपने क्या करा, पहले अपने हाथ को रखा, है ना, अपने हाथ को रखा, ये क्या दिखा रहा कि वेलोसिटी वेक्टर का, तो ये फिंगर्स दिखा रहा वेलोसिटी वेक्टर का। पाम किधर दिखा रहा है, इनटू द प्लेन है, पाम है इनटू द प्लेन, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना। याद है हम लोग पाम रूल अभी अभी किए थे कि अगर ये फिंगर्स किधर जाएंगे, ये फिंगर्स किधर जाएंगे, ये जाएंगे पहले वेक्टर की तरफ, पाम किधर जाएगा, वी वेक्टर बी वेक्टर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पे फोर्स इधर लग रहा, है ना, फोर्स इधर लग रहा, यानी इसका मोशन का वेलोसिटी जो अपना है वो डायरेक्शन चेंज करेगा, चेंज करेगा, चेंज करेगा, और ये चेंज करता 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 ऐसा घूमने लगेगा, है ना। हर बार फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। अच्छा, अब इतना समझ में आया है अपने को कि क्या होने वाला है, ये एक सर्कुलर पाथ में घूमने वाला है। मान लो इस रेडियस को, मान लो इस रेडियस को मैंने आर दे दिया, तो बेटा जो फोर्स लग रहा है अपने पे, वो मैग्नेटिक फोर्स पहले क्या था, मैग्नेटिक फोर्स क्या था अपने पास, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर देखा जाए वो अपने पास क्या था, वो था क्यू वी बी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, और लिख देता हूं मैं साइन 90। अब क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यही किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। तो दोनों फोर्स अपने पास बराबर हैं, यानी आप क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो v ने v को मार दिया, एक v से ये v मर गया, तो अपने पास r की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, mv, जो कि मोमेंटम है अपॉन qb के बराबर, mv अपॉन qb के बराबर। ये क्या आया, रेडियस, जिस रेडियस में ये घूम रहा होगा वो आया। अगर मैं बोलूं बेटा टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना होता है, कितना लेंथ या कितना डिस्टेंस ये कवर करा बाय स्पीड, तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा और स्पीड है v। तो इसको लिख दो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम वी अपॉन क्या रखना है बेटा, v इंटू क्यू बी। तो v ने v को मार दिया, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कितना आ गया अपने पास, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम अपॉन क्यू बी के बराबर आ जाएगा। ये आया टाइम पीरियड। सो अगर फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना हो, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 1/टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी अपना 1/टाइम पीरियड के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया। अगर एंगुलर स्पीड बेटा आपने को निकालना हो, कई बार एंगुलर स्पीड भी पूछा जाता है, तो याद करो बेटा एंगुलर स्पीड क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है ना। तो यहाँ पर v है, यहाँ r है, इसको मैं नीचे भेज देता हूं, तो कितना आ जाएगा, v बाई आर आप कर लो, v बाई आर करो, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये क्यू बी बाई एम के बराबर आ जाएगा।
क्यू बी बाई एम के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, एंगुलर स्पीड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अगर आप नोटिस करें बेटा, अगर आप यहां पे नोटिस करें जरा, तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, ये सभी स्पीड से इंडिपेंडेंट है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, all are independent of, all are independent of velocity। अच्छा, दूसरा बात बेटा नोटिस करना, ये जो घूम रहा है यहां पर, ये जो घूम रहा है, क्या इसमें किसी की स्पीड चेंज हुई क्या? नहीं ना। यहां पर इसकी स्पीड भी v थी, यहां भी v थी, यहां भी v थी, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा था, यानी कि स्पीड कांस्टेंट था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन, विल रिमेन कांस्टेंट, बट क्या क्या चेंज होगा? वेलोसिटी एंड मोमेंटम, मोमेंटम विल चेंज, विल चेंज, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल राइट। एक और बात देखा होगा बेटा, अभी जो आर हम लोग निकाले थे, है ना, वो क्या था अपने पास, एम वी अपॉन क्यू बी था, जिसको हम लोगों ने बोल दिया था क्या, पी अपॉन क्यू बी बोल दिया था, पीस मोमेंटम। आपको याद होगा बेटा, तो हम लोग एक चीज पढ़ा करते थे, काइनेटिक एनर्जी होता था पी स्क्वायर अपॉन टू एम के बराबर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ई लिखूं, तो पी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के बराबर लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि, यानी कि ये आर रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई अपॉन, अपॉन क्यू इंटू बी लिखा जा सकता है। अब देखो कई बार जो एनर्जी है उसको और क्या लिख दिया जाता है, क्यू इंटू पोटेंशियल भी लिख दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू वी अपॉन क्यू बी के बराबर लिख दिया जाता है। यानी आर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बेटा, थोड़ा और क्यू क्यू को कैंसल आउट किया जाए तो लिख सकते हैं ट्वाइस एम वी अपॉन क्यू इंटू बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये अपना। और ये आप चाहो तो इसके आगे निकाल ही सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक। नाउ द थर्ड केस इज, थर्ड केस इज व्हेन थीटा, व्हेन थीटा इज अदर देन अदर देन अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में ही है, तभी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, देख बेटा, याद करो यहां पर जो अभी हम लोग किए थे, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा था अपना, उसके लिए क्या कंपलसरी था कि V और B दोनों परपेंडिकुलर थे। B किधर था, अंदर की तरफ, और V इस डायरेक्शन में था, दोनों परपेंडिकुलर था। अगर ऐसा हो कि दोनों परपेंडिकुलर ना हो, मतलब कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपने पास और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, वो कंपोनेंट का नाम क्या होगा, वो होगा v cos थीटा के बराबर, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, तो ये होगा v sin थीटा के बराबर। यानी बेटा अगर आप इसका मोशन को देखें तो इसका मोशन किधर होगा, इसका मोशन अगर आप देखें तो इसका मोशन किधर होगा, इसका मोशन को मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखो क्या होगा बेटा, इसका मोशन एक हेलिकल पाथ बनाकर जाएगा,
एक हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, हेलिकल पाथ बनाएगा। सो जो ये रेडियस है, ये जो आर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम। वी परपेंडिकुलर था, तो यहां पर वी परपेंडिकुलर कितना है बेटा? वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये रेडियस आया क्यू बी। ठीक है। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए बेटा, तो टाइम पीरियड अपने पास कितना था? टाइम पीरियड इज इक्वल टू था अपने पास 2 पाई इंटू एम अपॉन क्यू बी के बराबर था। टाइम पीरियड यही निकाले थे हम लोग। तो टाइम पीरियड किसके बराबर था? 2 पाई एम क्यू बी के बराबर। यानी बेटा जरा ध्यान देना कि ये पार्टिकल जब तक यहां से ये चलकर यहां पर वापस आ रहा है, तब तक ये कुछ डिस्टेंस आगे भी शिफ्ट किया है, सर्कुलर पाथ में भी सिर्फ घूमा है और डिस्टेंस आगे की तरफ भी गया है। तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है ना, ये कहलाता है पिच। पिच अगर आपको देखना है तो आप स्क्रू एंड नट में देखें तो वहां पर भी वैलीज एंड पीक होते हैं। तो दो पीक के बीच का डिस्टेंस या दो वैली के बीच का डिस्टेंस इज पिच। तो अगर पिच को मैं कैलकुलेट करूं बेटा, तो पिच कितना होगा? वो होगा v cos थीटा, जो कि वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन है, इनटू टाइम पीरियड के बराबर। तो आप पिच को कितना लिख सकते हैं? आर का, ये अपने पास था ना, हाँ। तो पिच को कितना लिख सकते हैं? v cos थीटा, और टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एम अपॉन क्यू बी के बराबर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया किसका? पिच का। अपने पास सवाल क्या बोला बेटा? सवाल बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q is projected into a region having perpendicular uniform magnetic field b of width d। तो इस width में मैग्नेटिक फील्ड है बस b, वो रखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर कोई पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट करा, तो अपने को बताना है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। तो मान लो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर एक पार्टिकल Q रखा जिसको वेलोसिटी b दिया। हम लोगों को पता है ये क्या होगा? ये घूमना स्टार्ट होगा और यहां पर आकर ये बाहर निकल रहा होगा। तो यहां पर आकर ये बाहर निकल रहा होगा। ये जिस पाथ में घूमेगा उसका रेडियस अपने को पता होगा, है ना? पता है ना रेडियस कितना है? अच्छा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे सर? ये थीटा है बेटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये अपने पास एंगल तो थीटा होगा, इसी को निकालना है। देखो बेटा ये आर है तो ये भी आर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो डी है। अब आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? तो ट्राई करिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर लिख सकते हैं। अब आर की वैल्यू पुट करें, आंसर निकाले, वहीं आ जाएगा थीटा। ट्राई कर लीजिए। अपने को डेविएशन निकालना है, थीटा निकालना है ना? आर की वैल्यू कितना होता है बेटा? आर की वैल्यू होता है एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर, है ना? तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर की वैल्यू क्या है? एम वी और क्यू बी। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आया? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स डी क्यू बी अपॉन एम वी। ठीक है, अच्छा मान लो ऐसा दे दिया जाता, ऐसा दे दिया जाता, डाटा में इनफैक्ट ऐसा दिया जाता कि d इज इक्वल टू, यहां पे डाटा में ही दे दिया होता ऐसा कि d इज इक्वल टू एम वी अपॉन 2 QB है। अगर मान लो ऐसा दे दिया जाता सवाल में, तो क्या हो गया बेटा? ये तो आर है ना? तो यहां पे आप रख देते इस वैल्यू को, तो 1/2 आता, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का हो जाता। समझ में आया सवाल कैसे कैसे बन जाते हैं? तो हो सकता है ऐसा भी पूछा जाए कि डी की वैल्यू रख दिया जाए वहां पे ऑलरेडी, और सवाल देखने में आपको डरावना लग जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, बस आप थोड़ा सा बेसिक को लेकर करना आ जाएगा। देखो बेटा पहला सवाल जो अपने पास बोल रहा है वो कुछ इस प्रकार का है कि अ चार्ज पार्टिकल बी इज, चार्ज पार्टिकल दिया हुआ अपने पास 3I प्लस 4J, है ना? चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बी की वैल्यू दिया है अपने पास 3I प्लस 4J टेस्ला दिया हुआ है। हैज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स की वैल्यू दी गई है
6i माइनस 3 अल्फा जे न्यूटन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा अपने को फाइंड करना है। ट्राई करिए पहला सवाल। देख बेटा, अगर इस सवाल को आप देखें ध्यान से, तो अपने पास पहले सवाल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 3i प्लस 4j टेस्ला के बराबर, और जो अपने पास फोर्स वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6i माइनस 3 अल्फा जे न्यूटन के बराबर। अब अपने को पता है दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 के बराबर होता है। तो अब इन दोनों का डॉट कर दो, एफ डॉट बी वेक्टर की वैल्यू को 0 के बराबर कर दो, यानी कि आप इन दोनों को 0 करेंगे तो ये डॉट लो, 18 माइनस 12 माइनस 12 अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आया। अब अल्फा यानी 12 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 12 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 18 के बराबर आ जाएगा। यानी अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 3/2 यानी 1.5 के बराबर। ये हो गया अपना आंसर। सेकंड वाले सवाल पे आना बेटा, इसमें बोल रहा है क्या दो इक्वल चार्ज हैं, है ना? दो इक्वल चार्ज हैं, इक्वल चार्ज हैं। तो सवाल को पढ़ते के साथ हमेशा आप क्या उसका गिवन डाटा लिखने लगे। तो Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, है ना? इंटर्स अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बी हुआ है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिए हम लोग बी विथ वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी v है और दूसरे का वेलोसिटी 4v है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज t है, तो अपने को दूसरे का टाइम पीरियड निकालना है। अब देखो, टाइम पीरियड अपने पास क्या होता है? 2πm/qb। क्या यहाँ पे कहीं भी स्पीड है? q तो सेम ही दे दिया, है ना? इक्वल चार्ज है तो Q1 Q2 सेम ही है। बाकी कुछ यहाँ पे सॉरी क्यू बी होता है ना? हाँ, 2πm/qb होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है अपना, ये क्या है? वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये हम लोग जानते हैं, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है बेटा, v से इंडिपेंडेंट है, तो अगर इसका टाइम t था तो दूसरे का भी टाइम t ही है ना, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है दोनों के लिए। b भी सेम है, m और q भी सेम है, तो आंसर इज दूसरे का भी कितना होगा? टाइम t2 इज इक्वल टू t ही होगा। ये हो गया आंसर। ये तीन स्पेशल केस है बेटा, थोड़ा सा दिमाग में हम लोग रखेंगे। मान लो अगर ऐसा केस हो, पहला वाला केस हो, तो पहला वाला केस में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, वहां पे सब अच्छे से हैं। तो आप जब कॉपी करें तो उधर से कॉपी कर ले, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाया हुआ है मेरे हिसाब से। चलो, तो यहाँ पर अपने पास क्या है? पहले इस पूरे जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पर अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो आया, इंटर हुआ, तो इस पे क्या लगता है? अपने को पता है ये घूमकर फिर से वापस निकल जाएगा, घूमकर वापस निकल जाएगा। तो अपने पास जो आर है वो क्या है? mv/qb के बराबर है। और टाइम पीरियड अपने पास आया था 2πm। यहाँ पर अगर टोटल टाइम पीरियड था 2πm, है ना, जब वो पूरा सर्कल में घूम रहा था। बट अगर आप अभी के लिए टाइम पीरियड निकालो, चलो मैं इसको डिराइव करके आपको बताता हूँ कि टाइम पीरियड कैसे आता है। देख बेटा, तो टाइम पीरियड अगर हम लोग निकालने लगे, टाइम पीरियड निकालने लगे, वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो कितना डिस्टेंस ये कवर करा है? ये तो पाई आर करा है, उस केस में 2πr किया था, याद है क्या? तो 2πr/v। अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्या? πr/v, क्योंकि ये सिर्फ πr डिस्टेंस कवर करा है। तो इसके लिए अगर टाइम पीरियड लिखें तो कितना लिख जाएंगे हम लोग? आर की वैल्यू क्या होती है? mv/qb। तो उसको रख दो तो कितना आ गया? π/m/q/b के बराबर आया इस केस में। ठीक है, एक और आप लॉजिक लगा सकते हैं बेटा, है ना? थोड़ा सा एक और लॉजिक बताऊंगा, जरा आराम से समझना। याद करो, जब वो पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ में घूमा था, तो टोटल एंगल कितना था? वो था अपने पास 2π, वही एंगल था ना? तो 2π इंटू आर अपॉन वी था। ठीक है, मान लो अगर ये पाई एंगल जब घूमा, जब ये पाई एंगल घूमा तो कितना हुआ? टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना एंगल घुमा? πr/v के बराबर।
अगर मान लो ये थीटा एंगल घूमता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू आर अपॉन वी के बराबर। ठीक है, थीटा इंटू, यही तो सरकमफेरेंस होता ना। मान लो कुछ ये एंगल घुमा है, ये यहां से यहां तक ही घुमा है, तो ये एंगल कितना है अपने पास, थीटा इंटू आर। अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर, सरकमफेरेंस है ना, तो थीटा इंटू आर अपॉन वी। समझ में आया, ये था पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस सपोज सेकेंड केस, जिसमें अपने पास मैग्नेटिक फील्ड दिया है, बट यहां पर जो चार्ज पार्टिकल एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में इंटर हो रहा है वो कुछ थीटा है अगर, है ना, वो कुछ एंगल थीटा हो, तो मान लो यहां पर जो अपना चार्ज पार्टिकल है वो यहां पर आया इस पॉइंट पे और इंटर करा, तो वो अगर थीटा से इंटर कर रहा, तो इंटर करने के बाद क्या होगा, ये यहां पर घूमेगा और फिर ये निकल जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा, जिस एंगल से ये इंटर कर रहा था एग्जैक्टली उसी एंगल से ये बाहर भी आएगा, एग्जैक्टली उसी एंगल से ये बाहर भी आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली उसी एंगल से ये बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा, सेम एंगल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा है बेटा और ये थीटा है, तो ये जो एंगल है अंदर वाला, ये टू थीटा के बराबर होगा। अगर ये थीटा है ये थीटा है तो एंगल टू थीटा के बराबर होगा। और अगर अंदर का एंगल या ये एंगल टू थीटा के बराबर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आर्क के बराबर है, यानी टू थीटा इंटू रेडियस के बराबर हो जाएगा, टू थीटा इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो ये अपने को पता चल गया, टू थीटा इंटू आर। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना निकलेगा बेटा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड। सर अगर आपको निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू आर्क। आर्क अपने पास कितना है, टू थीटा इंटू आर, डिवाइडेड बाई क्या है अपने पास, स्पीड। तो आर की जगह एम वी अपॉन क्यू बी लिख दो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आया अपने पास टू थीटा एम अपॉन क्यू बी के बराबर। और आर तो अपने को पता ही था, वो है एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर, वो तो कोई चेंज होने वाला नहीं। सिमिलरली थर्ड केस भी है, तो सेकेंड केस करिए और थर्ड केस को फिर मैं बता देता हूं। नेक्स्ट केस, थर्ड केस, अगर अपने पास थर्ड केस अगर अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो इस रीजन में, और सपोज सपोज जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस एंगल से आया है और गया है। अपने को पता जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से बाहर भी जाएगा, तो अगर ये थीटा एंगल से अंदर आया था तो ये थीटा एंगल से ही बाहर जाएगा। अभी सेंटर यहां पर है, सेंटर यहां पर है, ये अपने पास टू थीटा है ना, ये वाला पार्ट अपने पास टू थीटा है। अगर ये पार्ट टू थीटा है तो ये एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टू पाई माइनस टू थीटा के बराबर। अगर ये अपने पास टू पाई माइनस टू थीटा के बराबर है, तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टू पाई माइनस टू थीटा इंटू रेडियस के बराबर। ये हो गया अपने पास आर्क। तो जैसे ही ये आर्क हुआ अपने पास बेटा, तो आर की वैल्यू तो अपने को पता ही था, आर की वैल्यू हर बार चेंज है, आर की वैल्यू क्या है, एम सेम है, एम वी अपॉन क्यू बी। आर की वैल्यू हर बार सेम है, लेकिन टाइम पीरियड का वैल्यू चेंज हो रहा, वो हमेशा किस पे, आर्क अपॉन स्पीड के पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, आर्क टू पाई माइनस टू थीटा इंटू आर, ये हो गया है आर्क डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड की वैल्यू वी। अब सब कुछ पुट कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई माइनस टू थीटा, टू पाई माइनस टू थीटा, आर की वैल्यू रखने के बाद एम बी अपॉन एम अपॉन क्यू बी के बराबर। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड। ठीक है,